बैक आप सबों का मेरे YouTube पर स्वागत है। अयूब सर क्लासेस पर स्वागत है। हम जो सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का ऑनलाइन पेपर की आया है, डाला हुआ है वेबसाइट पर, उन सारा क्वेश्चन हम करवा देंगे आपको। तो आपको ये, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी अच्छे से मन से और लगा करके देख लेते हैं ना, तो ये भी आपकी तैयारी में चार चांद लगा देगी। 50% प्लस तो तैयारी यही करवा देती है आपकी। इसीलिए आप इसको कंटिन्यू देखिए और पूरा देखिए। 30 का 30 क्वेश्चन हम आपको मात्र 25 मिनट से के अंदर करा देंगे। चलिए तब शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो ये क्वेश्चन है आपका 27 दिसंबर को जब क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन है आपका। तो 27 दिसंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो ये देख लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन पढ़िए। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत खाली जगह आते हैं। तो बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आते हैं जी? जो अच्छा से पढ़ा होगा इसको तो अच्छे से उसको पता होगा कि बच्चों के संदर्भ में, विकास के संदर्भ, बच्चों के संदर्भ में, है ना, विकास के अंतर्गत जो है ना, गुणात्मक, केवल गुणात्मक परिवर्तन आता है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन आता है, या फिर दोनों आता है, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों आता है, या फिर केवल ये ना ही गुणात्मक और ना ही मात्रात्मक आता है। तो आप लोग बताइए क्या होगा। तो बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत जो है ना, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन आता है। तो ये दोनों आपका सही सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए जो पढ़े होंगे पक्का इसको समझ जाइएगा। सिर्फ विकास जो होता है ना, विकास दोनों होता है, लेकिन सिर्फ वृद्धि जो होती है या अभिवृद्धि जिसे कहते हैं, वह गुणात्मक और वह सिर्फ मात्रात्मक ही होती है। चलिए क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए। मोटर स्किल डेवलपमेंट, मोटर स्किल का एग्जाम्पल मांग रहा है आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का एक उदाहरण है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल और स्थूल गत्यात्मक कौशल, दो तरह की कौशल होती है। जिसमें बड़ी मांसपेशियों का यूज होती है वह स्थूल गत्यात्मक कौशल कहलाता है। वहीं जिसमें छोटी मांसपेशियों यानी उंगलियों का इस्तेमाल होता है वह सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होगा, कूदना में बड़ी मांसपेशी लगता है, दौड़ना में भी बड़ी मांसपेशी का उपयोग होगा, पैर का उपयोग होगा, तैरना में भी हाथ का बड़ी मांसपेशी का उपयोग होगा, लेकिन लिखने में जो है उंगलियों का प्रयोग होता है। इसलिए लिखना क्या हो गया, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हो गया। चलिए ये क्वेश्चन इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग। अब इनका हिंदी देख लीजिए। चलिए बनाते हैं इसको कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या अभिप्राय है। तो संवेदनशील चरण से क्या अभिप्राय है जी, बताइए। जो सेंसिटिव जो स्टेज होती है उससे क्या मतलब होता है? तो उसका अर्थ क्या होता है? गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण? बिल्कुल नहीं। शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण? ऐसा भी नहीं है। किसी व्यक्ति में अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण? ऐसा भी नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण जो होता है वह किसी विशिष्ट क्षमताओं का उत्थान, जिसमें बेहतर से बेहतर जो होता है उसी को हम संवेदनशील चरण कहते हैं। जैसे भाषा विकास के लिए संवेदनशील चरण कौन सी होती है जी? तो पूर्व बाल्यावस्था होती है। तो बस यहीं से आप समझिएगा इस बात को। चलिए ये इंग्लिश में आपका है। अब चलिए हिंदी देख लेते हैं। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है, क्या सही है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या सही होगा, बताइए। बच्चों के संदर्भ, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्या यह सही है? क्या, और उसके बाद समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? क्या यह, समकक्षी का मतलब क्या होता है? समकक्षी का मतलब होता है जो एक साथ पढ़ाई करता है, एक ही वातावरण में पढ़ाई करता है, उसे समकक्षी समूह कहते हैं। तो उसमें क्या समकक्षी समूह या साथी का अभिप्राय एक ही हुआ। तो बच्चों के द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा नहीं है। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु निरर्थक लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, ऐसा निरर्थक भी नहीं है। या द्वितीयक समाजीकरण का एक कारक ही नहीं है, ऐसा नहीं। द्वितीयक समाजीकरण का एक कारक है। तो यह पहला वाला आपका सही और सटीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग से सवाल पूछता है। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक
पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो कौन पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आता है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के अंतर्गत आपको जान गए पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इसमें जो होता है एक तो चरण दिया है और एक स्टेज है, लेकिन 3 चरण है और सब प्रत्येक चरण के 2-2 स्टेजेज है, यानी उप अवस्था उसे आप कह सकते हैं। तो उसकी बात कर रहा है कि पारंपरिक अवस्था में उप अवस्था कौन आता है, तो सामाजिक सरोकार और आत्मबोध यही आती है, और ये नहीं आती है, ये भी नहीं आती है। सार्वभौमिकरण तो चला गया चौथा में, तो ये अलग हो गया। तो ये चौथा आपका सही आंसर होगा। ये तो सीधे सीधे लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत से पूछा है, जिसको याद होगा वो इसको सही मार लेगा। बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। ठीक है, उनका क्या करते हैं, चेंज करता है, रूपांतरण करता है। तो बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। क्या ये बात हो गया? अच्छा, ये तो हम ऑप्शन ही पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग हिंदी पहले क्वेश्चन तो देख ले तब ना पता चलेगा। समायोजन घटित होता है, समायोजन घटित होता है, आपसे ये पूछा है। समायोजन, समायोजन का अर्थ क्या होता है जी? एडजस्टमेंट करना, है ना, एक साथ ऐसी मिले एक्यूबरेशन की का अवस्था में आ जाना, संतुलन की अवस्था में आ जाना। ये आपका पियाजे से सवाल पूछा है। तो बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। क्या ये समायोजन घटित होगा तब? या बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, क्या ये होगा? या फिर बच्चे अपने स्कीमा को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं, ये तो होगा ही नहीं। बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो आपका पहला वाला भी कट गया, पहला भी नहीं होगा। सिर्फ रूपांतरण करना वर्तमान अनुभवों में स्कीमा में सम्मिलित करके ये नहीं होता है, बल्कि इसका सही और सटीक आपका जवाब होगा बच्चे अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, है ना। तो आप इसको पियाजे को अच्छे से पढ़े होंगे तब ये क्वेश्चन आराम से बन गया होगा। चलिए, एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जिसमें 4 लाल है, 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देते हैं कि नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी खाली जगह दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, यह पूछ रहा है। तो देखिए जीन पियाजे कितना इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछता है। जीन पियाजे से कितना 2 सवाल अभी तक आ गया है। तो जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना आपको चाहिए ही चाहिए। तो इसमें जो होगा, इसका सही आंसर क्या होगा आपका, कि वह बच्चा क्या कर रहा है, वह श्रेणीबद्ध वर्गीकरण नहीं कर पा रहा है। अगर श्रेणीबद्ध वर्गीकरण कर लेता तो इसका जवाब हुआ कर नहीं किया है, इसीलिए इसका जवाब हुआ सही नहीं दे पा रहा है। तो हासिल नहीं कर पाया है तो श्रेणीबद्ध वर्गीकरण हो जाएगा आपका। चलिए, ये आपका इंग्लिश में है, यहाँ देखिए हिंदी में हो गया। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतः क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। देखिए, जहां बात अंतः क्रिया किया जाए ना, अंतः क्रिया कराकर सहारा देकर अध्यापन करती है, तो यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो ये आप लोग जानते हैं कि यह किस पर आधारित हो जाएगा जी? लॉरेंस कोहलबर्ग पर कतई नहीं होगा, पियाजे पर कतई नहीं होगा, लेव वाइगोस्की के सामाजिक अधिगम सिद्धांत पर ही होगा। जहां बात अंतः क्रिया किया जाए, जहां बात सहारा देने किया जाए, लॉरेंस कोहलबर्ग को आंख मूंद के, लॉरेंस कोहलबर्ग बोलते हैं, सॉरी, लेव वाइगोस्की को आंख मूंद करके सही मार दीजिए, यही होगा। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। आगे है आपका करिकुलर गोल्स इन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन एम्फेसाइज। तो रोट मेमोराइजेशन, इसका हिंदी आप देख लीजिए यहाँ पे। प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य क्या होता है? खाली जगह को महत्व देते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या उद्देश्य खाली जगह को महत्व देती है, रटना स्मृति को बिल्कुल महत्व नहीं देती है, सत्ता के प्रति अनुकूलता को भी नहीं देती है, आलोचनात्मक चिंतन को देती है, प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास, ड्रिल, रोटेशन, रिकॉल को नहीं देती है। तो ये सही आपका आंसर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर से आपसे सवाल पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर
कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार इनमें कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को, देखिए यहाँ बात आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा निर्देश देने की योग्यता से संबंधित है। तो बात जहां आंतरिक योग्यता को पहचानने की आ जाए, सेल्फ की बात आ जाए कि खुद के स्ट्रेंथ को, वीकनेस को पहचानने के बाद और उसका सही डायरेक्शन देने की बात आ जाए, तो इसमें आप अंतः वैयक्तिक बुद्धि लगाइए, ना कि भाषायिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि का तो बात ही नहीं है, अंतर वैयक्तिक नहीं होगा। अंतर वैयक्तिक तब होता है जब दूसरे के भावनाओं को, विचारों को, स्वभाव को आप समझते हैं और तब उसका जो है ना क्या करते हैं, उस पर उसको प्रतिक्रिया देते हैं, तब वह होगा अंतर वैयक्तिक, यानी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब अपने खुद की बारे में बात करें, अपने क्षमताओं की, अपने स्वभाव को, अपने बारे में जानने की बात हो जाए, अपनी भावनाओं को जानने की बात हो जाए, तो वह अंतर वैयक्तिक अर्थात इंट्रापर्सनल कहलाता है। तो ठीक है, हो गया होगा सही आपका। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात है। तर्क दिया है कि उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये वाला तर्क दिया है और ये कथन है। तो क्या ये दोनों कथन सही है? पहली बात तो गलत वाला कथन तो काट ही दीजिए, ये भी कट जाएगा। तो पहला नंबर बिल्कुल निकल के आ गया है ना। तो इसमें गलत को पहले छाटिएगा ना, वो अपने आप सही निकल के आ जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है आपके सामने इंग्लिश में, अब हिंदी में देख लेते हैं इसको। खाली जगह का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है। जैविक अंतरों के लिए क्या होता है जी? किसका प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है बताइए आप लोग। तो जैविक बायोलॉजिकल अंतर जब होती है तो वहां बात किसकी होती है? लिंग की होती है, सेक्स की होती है। तो ये लिंग हो जाएगा पहला। और उसके बाद जबकि खाली जगह का प्रयोग तो खाली जगह प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि खाली जगह का प्रयोग उन विशेषताओं के स्वभावों के लिए होती है जिससे कि एक विशिष्ट सांस्कृतिक यानी समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी गई है। तो यह किसका हो जाएगा जी? आज हम अपने ऑफलाइन बच्चा को यही पढ़ा रहे थे, जेंडर एज ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट के बारे में पढ़ा रहे थे। तो ये जेंडर के बारे में हो जाएगा। पहला लिंग होगा पहला खाली जगह में और दूसरा जेंडर हो जाएगा। चलिए बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो जब भी बात बहुभाषी कक्षा की हो तब जो है ना आप सर्वाधिक उपयुक्त की बात हो तो स्कूल को केवल वाला तो देखी के काट दीजिए। शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो, तो यही सही हो जाएगा। बाकी तो ये दंडित करना आ जाए, यहाँ देखिए दंडित काट दीजिए। स्कूल निर्देशन में एक ही मूल्यांकन नहीं होने चाहिए, तो ये भी कट गया। तो आपका सही आंसर आपको मिल गया। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन पहले आप रोक लीजिए, उसको फिर लगाइए, आंसर लिखिए, उसके बाद जवाब देते हैं तो कट कीजिए, तब फिर ऑन कीजिए उसको, फिर आप चालू कर दीजिए वीडियो। इस तरह से खुद पहले लगाइए, वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? जब बात मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ बात करें ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करें, परीक्षण की बात करें, तब इसका क्या हो जाएगा सही जी? तब इसका सही हो जाएगा आपका, यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करती है। संदर्भ में सही है ना, मानकीकृत जो ना अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करती है। ठीक है, यह सही नहीं होगा। दूसरा वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों संरचनाओं पर आधारित होती है। यही आपका सही आंसर है कि जो मानकीकृत जो स्टैंडर्ड एक सेट कर दिया और इसी स्टैंडर्ड पर जो है ना सबको हम तुलना करेंगे देखिए स्टैंडर्ड पर, तो वो क्या होगा जी? सख्त होती है, संरचनाओं पर आधारित होती है। तो वैसे ही मानकीकृत परीक्षण होती है। तो ये दूसरा आंसर आपको मिल गया। हालांकि अधिगम को विविधता आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग ये मानकीकृत में नहीं होता है और ये भी तो नहीं ही होती है। तो ये समझ गए आप लोग। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन है ना, आकलन में जब पढ़िएगा अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, ये सब आपको पढ़ना होता है। तो उसी से पूछा है यह सवाल, हेतु उपयुक्त क्या है? तो अधिगम के लिए जब आकलन हो ना तो वह कभी भी साल के अंत में परीक्षाएं नहीं होती है, वह अधिगम का आकलन में होती है। बच्चों के संप्रति वृद्धि का नियमित प्रलेखीकरण होती है। बिल्कुल सही हो गया ये। उसके बाद मानकीकृत परीक्षण नहीं होती है, केवल प्रत्याश पर आधारित तो नहीं ही होती है। तो कट गया, आपको आंसर
मिल गया। देख रहे हैं ना हम कैसे कैसे काट के आंसर बना रहे हैं। उसी तरह पहले आपको गलत को छांटना है और सही पर अपने आप पहुंच जाइएगा। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है कि सही तक आप पहुंचिए गणित के सवाल को, उसके लिए उसको बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक क्या है? अर्थहीन है? बिल्कुल नहीं। कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अधिगम की गति को बाधित करेगा? बिल्कुल भी नहीं। बढ़ावा मिल रहा है तो बाधित कैसे कर देगा? अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार होगा। चलिए पहुंच गया सही आंसर तक। ये हो गया। समावेशी शिक्षा, देखिए समावेशी से भी सवाल पूछता है। समावेशी शिक्षा के किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखनी चाहिए, है ना। तो समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें तो कौन कौन की विद्यार्थी का अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखनी चाहिए? तो समावेशी में सबको एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाता है। तो इसमें सृजनात्मक होगा, सृजनात्मक मतलब जो क्रिएटिव बालक है उनको भी साथ में रखिए। स्वलीन जो अपने आप में बच्चा खोया हुआ रहता है, तल्लीन रहता है, इंट्रोवर्ट होता है, उसको भी रखिए। अधिगम विकार वाले जो लर्निंग डिसेबल वाले हैं उनको भी रखिए। आंशिक भी हो सकता है, वह सबको लेके चलना है ना आपको। मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण उसको भी लेके चलिए। तो इसमें सभी का आंसर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। सबका साथ सबका विकास, यही भावनाओं के साथ चलते हैं। अभी भी गवर्नमेंट का वही नारा है, सबका साथ सबका विकास। समावेशी शिक्षा में इसको याद रखिए, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। चलिए मजा आ रहा है आप लोग को? इसी तरह बनाते जाइए। क्वेश्चन में दम नहीं है, बस समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप बन जाएगा। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ और अक्षरों को शब्दों को हटा देती है ना। पढ़ने में समस्या हो रही है बच्चे को, इस बात पर समझिए, फोकस कीजिए पढ़ने में, है ना। यह प्रतिस्थापित कर देती है, ठीक है, या फिर उल्टा देता है, पढ़ ही नहीं पाता है उसको हटा दिया या प्रतिस्थापित कर दिया, इस तरह की बात हरकतें करती है बच्चा। वो खाली जगह क्या कहलाएगी? वाचन वैकल्य कहलाएगी। हालांकि जो पाठन वैकल्य होना चाहिए, हिंदी में सही नहीं लिखा है, लेकिन इंग्लिश में देख लेते हैं इसको हम लोग। इंग्लिश में देख लीजिए, एक कंडीशन इन विच अ चाइल्ड फ्रीक्वेंटली ओमिट्स, सब्स्टिट्यूट्स और रिवर्सेस द लेटर्स एंड वर्ड वाइल रीडिंग इज कॉल्ड। उस तरह का रीडिंग की समस्या क्या कहलाती है? तो डिसलेक्सिया कहलाती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, यहाँ वाचन वैकल्य है हिंदी में। आप क्या कीजिएगा, हिंदी ट्रांसलेट करता है गूगल वाला, और गूगल बाबा को जो समझ में आता है वो कर देता है। तो आपको इंग्लिश एक बार जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद फिर जहाँ भी दिक्कत हो इंग्लिश भी ऑप्शन देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए। ऑनलाइन एग्जाम दीजिएगा, साइड में हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित है। अपने आप से परियोजनाओं पर बहुत उत्साहित है। वह मौलिक एवं अपसारी, यहाँ अभिसारी लिखा है, ये गलत छप गया है, यहाँ अपसारी होगा, है ना। मौलिक जब बात आता है ना, जहाँ बात मौलिकता की आई तो वहाँ अभिसारी ना होकर अपसारी होता है ना। तो अपसारी समाधानों को खोज कर लाती है। यह गुण किसकी ओर संकेत करती है? तो बताइए जी, जहाँ बात मौलिकता की आए, अपसारी की बात आए, वहाँ सृजनात्मकता को संकेत करती है, ना कि बाहरी अभिप्रेरणा, संज्ञात विलंबता, ना तो ये। तो समझ गए होंगे आपको। चलिए 20वां क्वेश्चन की तरफ करते हैं हम लोग। आंशिक दृष्टि वाले बच्चे हैं, एक आंशिक दृष्टि से यानी थोड़ा बहुत दिखने में उसको कष्ट हो रही है, वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में कौन से अधिगम सामग्री उपयुक्त होगी? तो देखिए, बड़े प्रिंट में छवि वस्तु बिल्कुल सही है। बड़ा बड़ा दिखाई देगा तो बच्चा देख लेगा अच्छा से। जो आंशिक दृष्टि से बाधित है जो बच्चा, त्रिआयामी मानचित्र यानी 3D में आप उसको दिखाइए और भी ठीक होगा। छोटे प्रिंट वाले कार्डपत्र बिल्कुल नहीं, छोटा छोटा दिखाइएगा तो बच्चा को दिखाई ही नहीं देगा ना, क्योंकि समस्या तो आंशिक देखने की है। सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ को वाक में परिवर्तित कर दे, बिल्कुल सही है ना। वाचन के द्वारा भी बच्चा सीख सकता है। तो देखने में दिक्कत है ना, सुनने में दिक्कत तो नहीं है, तो ये भी सही होगा। तो आप 3 नंबर हटा दीजिए, बाकी सब सही है। 3 इसमें भी है तो काट दीजिए इसको। 3 इसमें नहीं है तो यही सही होगा। 3 इसमें भी है, उधर भी 3 होगा ही होगा। तो आपको आंसर तो मिल ही गया, देखने की जरूरत नहीं है। चलिए
कक्षा में, ये वाला सवाल देखिए बहुत बेहतरीन और अच्छा सवाल है। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग करने के लिए निम्न में कौन सी योजना प्रभावकारी नहीं है? ऐसा पूछा है कि प्रभावकारी नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, समप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता करना, यह तो प्रभावकारी होगा। बच्चों के स्मृति सहायक विधियों और खंडीकरण के उपयोग की सीख देना, तोड़ तोड़ के बच्चों को सिखाएंगे और स्मृति सहायक विधियों का उपयोग करेंगे, तो यह भी सही होगा। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, यही गलत होगा। और बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ बैठकर सीखने के प्रेरित करना, यह सही होगा। यह प्रभावकारी तरीका है, लेकिन यहां पूछा है प्रभावकारी नहीं है, तो इसलिए आपका 3 नंबर ही सही आंसर होगा इसका। चलिए, निम्न में कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? प्रक्रियात्मक ज्ञान से कौन से संबंधित है? जो प्रोसेस्ड जो नॉलेज होती है उससे क्या समझ? अमेरिका की राजधानी क्या है? तो ये तो ज़्यादा प्रक्रिया नहीं लगेगा, तुरंत बता देगा। मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या है? तो ये भी नहीं लगेगा, ये भी गलत हो जाएगा। 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने का तरीका क्या है? तो जोड़ने का ढेर सारा तरीका हो सकता है, ढेर सारा प्रक्रिया हो सकता है, तो यही प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में परिभाषा लिख देगा तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, सही आंसर। चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा खाली जगह होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? वेतन और अभ्यास पर आधारित बिल्कुल नहीं, अन्वेषण प्रेरित और खोज उन्मुखी होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक के शिक्षक केंद्रित नहीं, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख नहीं होनी चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? तो सार्थक अधिगम का श्रेष्ठ परिभाषा यानी सही अधिगम सार्थक अधिगम की बात कर रहा है। अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित हो, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं हो। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करती है, बिल्कुल सही। यह सार्थक अधिगम को परिभाषित करता है। अधिगम केवल आ गया तो काटी दीजिए, अधिगम प्रक्रिया में जा रहे तो केवल यहां भी काटी दीजिए। चलिए, आंसर आपको मिल गया। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? तो ये तो आपको याद होना चाहिए, ये कहलाता है आपका इसका हो जाएगा अनुरूपक चिंतन, है ना। ये अनुरूपक चिंतन होता है, इसका हिंदी इंग्लिश आपको दिखाते हैं, ज़्यादा सही होगा। एनालॉजिकल थिंकिंग कहलाता है, एक ही समस्या पर अटक जाना या एक ही तरह की समस्या को, एक समस्या को फिर दूसरे समस्या का समाधान करते हैं तो वहाँ फिर गलती करना, तो इस तरह की जो बातें होती है तो एनालॉजिकल थिंकिंग वह कहलाता है, जोड़ करके जब हम चीज़ को देखते हैं तब। चलिए, 26 का सवाल देखिए, नंबर 26 पर आ गए हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का उपयोग कक्षा का में हो रहा है? तो जब बात का एक एक कार्य पर लगा हुआ और एक आदमी देखने में लगा हुआ है तो वह संरचनावादी कार्य पर लगे हुए हैं, तो ये संरचनावादी आपका हो जाएगा। चलिए 27 देखते हैं, बहुत कम ही सवाल है और 3 सवाल देख लीजिए, भागिए मत आप लोग। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंच जाता है क्या कहलाती है? तो वह पश्चगामी कार्यकारी युक्ति कहलाती है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका। जब बच्चे गलतियां करते हैं तो क्या करनी चाहिए? उन्हें कम महत्व देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए नहीं। उन्हें कक्षा के अलग खंड में बैठा देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये चौथा सही आंसर होगा, पढ़ना ही नहीं है। जब सब काट ही दिए तो यही ना होगा जी, तो आप तो इसी तरह बनाइएगा तो कहीं कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? बताइए। दुश्चिंता और भय पैदा करके? ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा परीक्षण करके? ये भी नहीं। व्यक्तिगत निपुण लक्ष्यों निर्धारित करने में उनका सहयोग देकर ये कर सकता है। टॉफी उफी दे करके कुछ नहीं होता है। ये हो गया आपका। चलिए 30 नंबर का सवाल देखिए, ये 30 नंबर का ही सवाल है और लास्ट सवाल है। देखिए, किसी विद्यार्थी योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो अवधान कहलाती है। रटना तो बिल्कुल ही नहीं कहलाता, प्रत्यास्पन बिल्कुल ही नहीं, अवधान बिल्कुल ही नहीं। अपने ही बारे में योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने, अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता अधिसंज्ञान या मेटाकोग्निशन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेटाकोग्निशन, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो सही हो गया आपका। तो इस तरह से आप लोगों ने मेरा चैनल को पूरा देखा और सहयोग किया, आप सबों का धन्यवाद। ठीक है, और इसी तरह में सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह क्वेश्चन हम लाते रहेंगे और अगला सब्जेक्ट का भी लाएंगे, सारा सब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद आप।